एक व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल के समथिंग है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वो एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता है। उस स्टेशन से हज़ारों यात्री रोज़ आया जाया करते हैं और सभी लोगों से वह भीख मांगा करता है। उसी स्टेशन से एक आदमी जो रेगुलर ड्यूटी करने के लिए जाया करता था, एक दिन किसी कारण से उसकी ट्रेन निकल जाती है तो वह उस भिखारी के पास आ जाता है। वहाँ आने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है और तुम यहाँ पर क्यों भीख मांगते हो। उसके बाद जो वह भिखारी होता है वह अपनी कहानी उस व्यक्ति को सुनाने लगता है और जैसे ही वह व्यक्ति उसकी कहानी को सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या कहानी थी उस भीख मांगने वाले व्यक्ति की, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है अलीगढ़ की। अलीगढ़ के अंदर एक उमेश नाम का लड़का रहा करता है जो फोटोग्राफी का काम किया करता है, यानी कि शादी ब्याह में जो वीडियो बना करती हैं, फोटो खिंचा करते हैं, ऐसे कामों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लिया करता और पूरी शादी के फोटो वीडियो बनाकर उनको दे दिया करता, बदले में कुछ पैसे ले लिया करता। उमेश का परिवार काफ़ी बड़ा है। परिवार के अंदर उसके 2-3 भाई हैं, माता पिता हैं, बड़ा घर है, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद है पुश्तैनी, और उसके बाद भी कई जगह उन्होंने किराए के लिए बना रखी हैं, यानी कि अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। सभी लोग कमाया करते थे और इसी वजह से वो लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। अब उमेश शादियों में जाकर फोटोग्राफी किया करता, वीडियोग्राफी किया करता, तो ऐसे ही वो एक दिन एक शादी में जाता है और वहां पर जाकर वीडियोग्राफी करने लगता है। उस शादी के अंदर एक लड़की जो उमेश को दिखाई देती है और उमेश जैसे ही उस लड़की को देखता है तो देखते एकदम से पसंद कर लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उस लड़की से कुछ कहने की और उससे उसका नंबर या पता पूछने की। वह उस लड़की की तरफ देखता रहता है। इधर जो वह लड़की थी वह भी उमेश की तरफ देखती रहती है। लड़की का नाम था रूपाली। अब रूपाली और उमेश एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें शादी से कोई मतलब नहीं था कि शादी में क्या कहाँ हो रहा है, और उमेश के साथ भी जो लड़का वो अपना हेल्पर लेकर गया था उसी को कैमरा दे देता है और उस लड़की रूपाली की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे शादी का समारोह खत्म होने को आता है, लेकिन जैसे ही शादी का समारोह खत्म होता है तब तक भी उमेश की हिम्मत नहीं हुई थी कि उस लड़की से जाकर बात करे और उससे पूछे कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। उमेश ऐसे उसकी तरफ देखता रहता है। तभी जो रूपाली होती है वो हिम्मत दिखाती है और उमेश के पास जाकर उससे कहती है कि आपका नंबर मिलेगा। अब इस बात को सुनने के बाद उमेश, जो कि पूरी तरह से तैयार था उस लड़की से बात करने के लिए, वो झट से एक पर्ची पर अपना नंबर लिखता है और उस लड़की रूपाली को दे देता है। इसके बाद रूपाली उस नंबर को लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उमेश भी उस बुकिंग को कंप्लीट करके अपने घर आ गया था और घर आने के बाद अब वह इंतजार कर रहा था कि कब वो लड़की मुझे फ़ोन करेगी और उसके बाद मुझे उसके बारे में पता चलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब 1-2 दिन जैसे बीते थे तो उसके बाद उसे लगता है कि शायद मैंने जो नंबर दिया था वो नंबर मुझसे गलत लिख गया है। इसी चीज को सोचकर जो उमेश है वो परेशान होने लगता है, क्योंकि बार बार उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और पहली ही नजर में उमेश उसे देखकर प्यार करने लगा था। दूसरे दिन की शाम हो जाती और शाम को जैसे ही उमेश बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा था तभी अचानक से उसका फोन रिंग करता है। फोन रिंग करता है तो फोन में एक अननोन नंबर था और उमेश जैसे उस फोन को उठाकर हेलो करता है तो सामने से उस लड़की की आवाज आती है। वह उसको बताती है कि मैं वही लड़की हूं जो तुम्हारा नंबर ले गई थी। अब इसके बाद उमेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उस लड़की का फोन आ गया था जिस लड़की को वो पहली ही नजर में देख के पसंद कर चुका था। उसके बाद दोनों में बातें होती हैं और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब उसके बाद उमेश और उस लड़की रूपाली की घंटों तक बातें चला करती और बातों ही बातों में जो रूपाली है पूरी जानकारी उमेश से निकाल लेती है। उससे पूछती है कि तुम कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, तुम्हारे परिवार वाले कैसे कैसे हैं और तुम्हारे पास कितनी जमीन जायदाद है। तो उमेश अपनी पूरी बात रूपाली को बता देता है। बताता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे पास ढेर सारी जमीन है, खेत भी है और हमारे पास किराए की जमीन भी है जिसका किराया आया करता है और उस किराए से घर का खर्च आसानी से चल जाता है। ये जो काम मैं करता हूँ ये तो केवल इसलिए करता हूँ कि घर पर खाली नहीं बैठना चाहिए, वरना मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रूपाली को जैसे ये सभी बातें पता चलती हैं तो उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। उसके बाद वह उमेश से और भी प्यार भरी बातें करने लगती है और उमेश को पूरी तरह से अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। इधर जो उमेश था वह भी रूपाली के प्यार में पूरी तरह से फंस चुका था और इसके बाद रूपाली उमेश से शादी करने के लिए बोलने लगती है। अब जैसे ही रूपाली ने शादी करने के लिए कहा था तो उसके बाद उमेश अपने घर वालों से बात करता, अपने पिता को बताता है कि मैं एक लड़की से मिला था और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद उसके पिता उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि जिस लड़की से उमेश प्यार करता है वह
लड़की उनकी कास्ट की नहीं है, यानी कि अदर कास्ट की लड़की है और उससे उसकी शादी नहीं हो सकती। इसके बाद घर वाले उमेश से साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होगी क्योंकि वो हमारी जात बिरादरी की नहीं है और उससे अगर हम शादी करेंगे तो समाज के अंदर हमारी थू थू हो जाएगी। इसके बाद उमेश इन बातों को सुनकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घर वाले उसकी एक नहीं मानते और उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि तुम उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करोगे, अगर तुमने उससे शादी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसके बाद उमेश इस बात को सुनकर मायूस हो जाता है और यह बात पर रूपाली से करने लगता है। अब रूपाली जैसे इस बात को सुनती है कि इसके घर वाले इसके विरोध में है, तो रूपाली उमेश को और भी ज्यादा मजबूर करने के लिए कह देती है कि उमेश, अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं अपने आप को इस दुनिया से मिटा लूंगी अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो। अब इस बात को सुनकर उमेश, जो कि रूपाली से सच्चा प्यार किया करता था, वह कहता है कि कोई बात नहीं रूपाली, अगर घर वाले राजी नहीं है तो हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। अब इस बात को जैसी रूपाली सुनती है तो वो एकदम से एग्री हो जाती है, कहती है कि ठीक है, हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। तो उमेश और रूपाली एक दिन तय करते हैं और उस दिन उमेश अपने घर से भाग जाता है। इधर रूपाली भी अपने घर से भाग गई थी और जाने के बाद वो लोग एक कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उन दोनों की कोर्ट मैरिज हो गई थी तो जो उमेश है वो सोचता है कि अब तो मैंने शादी कर ली है, अब घर वाले भला मुझसे कहेंगे ही क्या। ऐसा सोचकर वो दोबारा से रूपाली को लेकर दुल्हन बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे ही उमेश के घर वालों को पता चलता है कि उमेश उस लड़की से शादी करके घर पर आ गया है, इसके बाद घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। पूरे घर वाले एक तरफ हो जाते हैं और उमेश अपनी पत्नी रूपाली को लेकर एक तरफ खड़ा रहता है और उसके बाद उसके पिता कह देते हैं कि तुम्हें मेरे घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, यह घर मेरा है और मैंने अपनी मेहनत से इसे बनाया है और तुम्हारा इस घर में इस लड़की के साथ आने का कोई अधिकार नहीं है। उमेश उनसे कहता है कि मैं भी तो इस घर का ही लड़का हूं, मैं इस घर के अंदर भला क्यों नहीं आऊंगा। उसके बाद उसके घर वाले उस पर पिटाई लगा देते हैं और जैसे ही उमेश को पिटाई लगाई जाती है तो मजबूरन उसे उस घर को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। उमेश वहां से भागकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता है, रूपाली भी उसके साथ थी। लेकिन जब उमेश उदास बैठा हुआ था तभी रूपाली कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे घर वाले हमको नहीं रख रहे हैं तो मेरे घर वाले हमको रख लेंगे। क्योंकि दोस्तों रूपाली के घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उस लड़के उमेश से हो जाए क्योंकि उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। अब उसके बाद रूपाली उमेश को लेकर अपने घर चली जाती है और वहीं पर उमेश के साथ रहने लगती है। उमेश का जो भी काम धंधा था वो सारा बंद हो गया था और जो उसके कैमरे वगैरह थे वो सभी उसके घर पर रह गए थे। उमेश दोबारा से अपने घर के लिए कभी रुक नहीं करता है, वहीं पर रहते रहते उसे काफी दिन हो जाते हैं। लगभग 2 साल उसे बीत गए थे और 2 साल के बाद उसे एक बच्चा भी हो गया था, एक लड़का उमेश को हो गया था। और इसके बाद उमेश सोचता है कि अब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए। इसके बाद वह इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता है और पैसे इकट्ठा करने के बाद दोबारा से एक कैमरा खरीदता है और दोबारा से अपने उसी काम को चालू कर देता है। अब उमेश दोबारा से उसी काम को करने लगा था। रूपाली घर पर रहकर बच्चों को संभाला करती। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से रूपाली एक न्यूज़पेपर में ये खबर सुनती है कि उसके पति उमेश को उसके पिता ने बेदखल कर दिया है और अब उसकी संपत्ति पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। अब इस बात को जैसे रूपाली सुनती है तो एकदम से उसका माथा खराब हो जाता है और उमेश जैसे ही काम से वापस लौटता है तो वह उमेश से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बेदखल कर दिया है और अब इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों को कौन पाल पोस कर बड़ा करेगा, तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी थी उससे तो तुम्हें बेदखल कर दिया गया है। लेकिन उमेश अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि रूपाली कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करके अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लूंगा। लेकिन रूपाली ने उमेश से शादी इसी वजह से की थी कि उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा घर परिवार है और ढेर सारी दौलत उसके पास है। तो वह उमेश की इस बात को सुन तो लेती है लेकिन इस पर ज्यादा गौर नहीं करती है और अपना बुरा सा मुंह बना लेती है। उसके बाद उमेश वहीं पर कुछ दिन और काटता है और अपने माता पिता के इस फैसले पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद अब जो रूपाली थी वो किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग रखने लगती है। अब जैसे दूसरे लड़के के साथ वह प्रेम प्रसंगों में आ जाती है तो उसके बाद वह उमेश को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करती है, ना ही उससे अच्छी तरह से बात किया करती है और उमेश के बारे में ज्यादा जानकारी रखने की भी कोशिश नहीं करती है। पहले कभी जब उमेश काम पर जाया करता तो रूपाली के कई फोन आया करते, उससे पूछा करती कि तुम घर कब आओगे और खाने में क्या बनाऊं। लेकिन अब जब से उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया है तो उसके बाद रूपाली उमेश से बात करना भी अच्छा नहीं समझती है। अब इस बात के बारे में उमेश को भी बुरा लगता है लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था और जिस काम को वो फिलहाल कर रहा था उस काम में भी इतनी अच्छी इनकम नहीं थी। वह रूपाली के घर पर ही बना रहता है और धीरे धीरे करके रूपाली उमेश से और भी ज्यादा लड़ाई करने लगती है। और एक दिन लड़ाई के दौरान रूपाली अपने घर वालों
वालों के साथ मिलकर उमेश को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद उमेश बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, रूपाली से कहता है कि रूपाली, मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसी वजह से हम दोनों ने शादी की थी और तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। अब मैं कहां जाऊंगा, मेरे घर वालों ने भी मुझे बेदखल कर दिया है और तुम लोग भी मुझे घर से निकाल रहे हो। लेकिन रूपाली जरा भी उस पर तरस नहीं खाती है और उसको वहां से जाने के लिए बोल देती है। अब इसके बाद उमेश वापस से अपने पिता के पास जाता है और वहां पर उनसे माफ़ी मांगता, कहता है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। जब आपने मुझे बेदखल किया था तो उसके बाद से उसके स्वभाव में चेंजिंग आ गई थी और आज उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद माता पिता और परिवार वाले थोड़ी देर तक उससे लड़ाई करते हैं, कहते हैं कि तूने ऐसा किया ही क्यों था, हमारी मर्जी के खिलाफ, अब जो तूने किया उसको भुगत। लेकिन उमेश वहीं पर उनसे माफ़ी मांगता रहता है और तभी उसके पिता को उस पर तरस आ जाता है और उसकी माँ को भी उस पर तरस आ गया था, तो वो लोग उसे अपने घर के अंदर रख लेते हैं। अब उमेश वहाँ पर रहने लगता है, लेकिन पिछले दिनों जो उस पर बीता था उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता है, दिमाग से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करता है, क्योंकि उसकी पत्नी जिस लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में थी इस बात के बारे में उसे भी पता चल गया था। वह सोच सोच कर हैरान है और परेशान है कि पहले तो इस लड़की ने मेरे से शादी की और उसके बाद किसी दूसरे लड़के के साथ मुंह काला कर रही है। अब इसके बाद उमेश अपने घर वालों के पास रहता है, लेकिन तभी अचानक से एक और मुसीबत उसके सर आन पड़ती है। उसकी जो पत्नी थी उसने कोर्ट में केस दर्ज करा दिया था और कह दिया था कि मुझे खर्चा चाहिए, मेरे बच्चे भी हैं और ये ऐसे ही मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि उनकी शादी कोर्ट में हुई थी दोस्तों। तो इसके बाद जो रूपाली है वो कोर्ट में केस डाल देती है खर्चे के लिए, और साथ में ही रूपाली ने उमेश के घर वालों पर भी केस डाल दिया था कि ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। और यह बात जैसे उमेश के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग बड़े ही परेशान होते हैं, क्योंकि रूपाली ने जो केस डाला था उसमें पूरे परिवार के नाम उसने लिखवा दिए थे। अब इसके बाद पूरा परिवार कोर्ट में जाया करता है और वहां पर जाकर घर वाले इस केस से बचने के लिए उन सबूतों को दिखाते हैं जो उन्होंने अपने बेटे को बेदखल किया था और सभी तरह की दलीलें देते हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो कोर्ट के केस होते हैं वो काफी लंबे चला करते हैं, कई बार तो जो गुनहगार होता है उसकी मौत तक हो जाती है और तब तक भी तारीखें चलती रहती हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ होता है, वह बार बार तारीखों पर जाते और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश किया करते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर जो उमेश के भाई थे वो उमेश को और भी ज्यादा ताना मारा करते हैं, कहा करते हैं कि तूने हमारी नहीं मानी, और इसी वजह से अब ये मुसीबत पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है। इसके बाद जो उमेश के भाई होते हैं वो उमेश के पिता से कहते हैं कि पिताजी अब इसके केस के चक्कर में हम लोग बर्बाद क्यों हो, जो इसके नाम की जमीन है उसी को आप बेच दो और उन्हीं पैसों को केस में लगा दो, क्योंकि इसमें हमारा क्या दोस्त है, हम लोगों ने कहां उस लड़की से शादी की है, इसी ने उस लड़की से शादी की थी और इसी की वजह से हमें इस मुसीबत को झेलना पड़ रहा है। अब इसके बाद उमेश का जो पिता है वह भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि और उसके जो बेटे थे वो इस बात को कहकर उस पर दबाव बना रहे थे। तो उमेश का पिता उमेश की जितनी भी प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आती है उस सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है और उस प्रॉपर्टी के पैसों से वो उमेश की पत्नी के उस केस को लड़ने लगता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो उमेश का पिता है वह इस बात पर गहन सोच विचार करने लगता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है इस बात का कि ऐसी औरत के लिए हम केस लड़ रहे हैं पूरा परिवार, जिससे हमने पहले ही नाता तोड़ दिया था और हमारे बेटे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो इसी बात को गहरा सोचा करता और सोचते सोचते एक दिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अब जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया था, उनकी मौत हो गई थी, तो उसके बाद जो उमेश के भाई है वो उमेश पर और भी ज्यादा चढ़ बैठते हैं और उसको बार बार परेशान करके उस घर से भी धक्के मारकर निकाल देते हैं। इधर उमेश का जो खर्चे का केस चल रहा था उसमें फैसला आ जाता है कि उमेश अपनी पत्नी रूपाली को हर महीने 4,500 रुपए खर्चे के रूप में देगा, क्योंकि उसका एक लड़का भी है और उसकी पत्नी का खर्चा भी बनता है। अब इसके बाद जो उमेश है बहुत दलीलें देता है कोर्ट के अंदर, कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जो भी जमीन जायदाद थी वो मेरी बिक चुकी है और उन पैसों को मैंने केस के अंदर ही लगा दिया था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रोजगार है और ना ही मैं कमाने की स्थिति में हूं। क्योंकि दोस्तों जब से उमेश के साथ ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से उमेश ने अच्छी तरह से खाना पीना भी बंद कर दिया था और उसकी हालत काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब वह जिंदा तो था लेकिन इस काबिल नहीं था कि वो कहीं पर जाकर काम कर सके या किसी भी तरह से कोई पैसे कमा सके। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि दिमाग से वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी वजह से उसके पूरे परिवार ने बहुत ज्यादा दुख झेले हैं और उसी की वजह से उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों उमेश मजबूर है 4,500 रुपए अपनी पत्नी को देने के लिए। उसके पास ना तो घर है, ना ही कमाने के लिए कोई रोजगार है और ना ही कोई वो काम कर सकता है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वह सोचता है कि चलो ठीक है ये काम भी करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वह रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहीं पर लोगों से भीख मांगने लगता है। अब उमेश स्टेशन पर भीख मांगा करता और भीख मांगने
होने के बाद जो पैसे भी उसके पास इकट्ठा हुआ करते उनको अपनी पत्नी रूपाली को खर्चे के रूप में दे दिया करता और इसी तरह से उसका समय व्यतीत होता रहता है। तभी उस रेलवे स्टेशन पर जिस पर उमेश भीख मांगा करता था वहां से एक पैसेंजर रोज ड्यूटी करने के लिए जाया करता था और वह रोज उमेश को देखा करता था। उमेश को देखने के बाद उसके दिमाग में यही बात आती है कि ये भीख क्यों मांग रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इसे भीख मांगना पड़ रहा है। देखने में इतना बुजुर्ग नहीं लग रहा है जो इसे भीख मांगनी पड़े। इसके बारे में जानने के लिए वो उत्सुक था और तभी एक दिन जैसे वो ट्रेन के लिए आया था तो उसकी ट्रेन निकल जाती है और आज वह ड्यूटी पर नहीं जा पाता है। वह रेलवे स्टेशन से वापस ही जा रहा था लेकिन तभी अचानक से उसे उमेश दिख जाता है और वह उमेश के पास जाकर बैठ जाता है। उससे पूछता है कि भाई मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं। तो उसके बाद उमेश कहता है कि हाँ भाई बताओ आपको क्या बात पूछनी है। तो वह पूछता है कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं लग रही है और तुम यहाँ पर भीख क्यों मांगते हो। तो उसके बाद उमेश अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाता है और जैसे ही वो व्यक्ति पूरी कहानी उमेश की सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखें भी नम हो जाती है क्योंकि उमेश ने सच्चा प्यार किया था उस लड़की रूपाली से, लेकिन रूपाली ने उसकी जायदाद के लिए उससे प्यार किया था और उससे शादी की थी। अब जब जायदाद उसके पास नहीं रही तो रूपाली ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और एक तरह से ठुकरा दिया। दोस्तों ये थी कहानी उमेश की। आप क्या कहना चाहते हो उमेश के बारे में, क्या कहना चाहते हो रूपाली के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में उमेश अगर अपने घर वालों की बात मान जाता तो शायद आज उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।